हमको यही नहीं निकालना था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग, अगर हम किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक बात है। तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। इसमें एक वायर आपको दिख रहा है जिसमें करंट का फ्लो किधर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा? अब हमको पता करना है कि इस वायर पे फोर्स किधर लग रहा है। तो फोर्स करंट कैरिंग वायर पे निकालने का सबसे आसान तरीका है राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल लगाए, उंगली कहां रख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। अंगूठा कहां है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। वेलोसिटी लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का। फोर्स का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फोर्स का? Q इंटू V क्रॉस, यही ना था? तब बताओ V किसका है? वेलोसिटी करंट का, मतलब पॉजिटिव चार्ज का। करंट को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। करंट को क्या बोलते हैं? और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिटिव के डायरेक्शन में। तो बताओ मेरा मतलब जो रूल लगाना है वो सही है ना? यानी कि वायर पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। अब वायर पे फोर्स इधर लग रहा मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन वायर या फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। बोलिए सही है यहां तक? अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें एरिया इसका मान लिए हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ होगा, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ होगा ना, एन इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यू, कुछ भी ले सकते हैं। इसका लेंथ कितना मान लेते हैं कि यहां से इस वायर का जो लेंथ है वो एल है। कितना लंबाई का वायर है? एल लंबाई का है। अब इस पे हम टोटल फोर्स कैसे निकालें, यही हमारा सवाल है। तो हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लेते हैं। इस वायर में जितना इलेक्ट्रॉन है उस सब का फोर्स निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल वायर पे फोर्स आ जाएगा। बोलिए तो हम क्या लिखते हैं? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? Q इंटू V क्रॉस B। अब बताओ Q कौन है? इलेक्ट्रॉन है। V क्रॉस B, देखो V क्रॉस B, V किसका लेगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन करने हैं कितना, कोई भी वायर में इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से मूव करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। VD और B में कितना का एंगल है जी? B करने हैं अंदर, वेलोसिटी करने हैं अंदर, B करने हैं, B मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अब वेलोसिटी किधर है? नीचे। कितना का एंगल है? तो इसको तोड़ेगा तब भी B साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं EVD B। बोलिए कोई दिक्कत है? आप इसको लिखिए, डायग्राम बनाइए। तो आप एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लिए। बोलिए किधर फोर्स लग रहा दिख रहा है? आपको निकालना था वायर पे ना। तो आप क्या सोचो कि जब एक इलेक्ट्रॉन पे हम फोर्स निकाल दिए तो उस वायर में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? इनफाइनाइट नहीं है। वायर में कुछ फाइनाइट है ना होगा, क्योंकि उसका लेंथ फाइनाइट है। तो चार्ज भी तो फाइनाइट होगा। हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि इस वायर पे हमको फोर्स निकालना है। डायरेक्टली कोई उपाय नहीं है इस पे फोर्स निकालने का। चार्ज पे फोर्स हमको निकालना आता है कि एक चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? Q इंटू V क्रॉस B। तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लिए। अब इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है अगर वो हम फाइंड कर लें, और उस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड कर लें, तो यही ना जो टोटल फोर्स निकलेगा इलेक्ट्रॉन पे वही नहीं इस वायर का फोर्स कहलाएगा। बोलिए एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाल लिए, इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उस सब पे फोर्स निकाल लें तो वही फोर्स किस पे कहलाएगा? वायर पे कहलाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, लेंथ कितना है, इसमें जो चार्ज का डेंसिटी है वो n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यू है। उसमें चार्ज का डेंसिटी कितना है? n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यू है। ठीक बात है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन वायर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर कितना होगा? तो 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन? तो इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एल इंटू ए, और उसमें कितना से गुना कर दीजिए? एन से। तो यहां से क्या हो जाएगा? एन ए एल। ये टोटल नंबर आया, नंबर। ये टोटल चार्ज नहीं आया, ये टोटल नंबर आया। अगर चार्ज निकालना होता तो ई से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन था? एन। तो ए इंटू एल मीटर क्यूब में कितना होगा? तो एन इंटू एल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब हमको क्या चाहिए? नेट फोर्स ऑन वायर ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उस पर आप टोटल फोर्स निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। तो यहां से आप लिखिए, तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स ऑन वायर। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स दिख रहा है, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? एन ए एल इंटू ई वी डी बी। बोलिए, बताओ यहां पे कुछ दिख रहा है आपको? एन ई वी डी, एन ई वी डी जे होता है। तो हम यहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहे हैं कि हम करंट में पढ़े हैं कि जे बराबर क्या होता है? एन ई वी डी। तो ये तीनों के जगह पे हम रिप्लेस करके जे ला सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? जे ए इंटू एल, जे ए एल, और क्या बचा? बी। अब थोड़ा सा और देख लो, जे बराबर एक और फॉर्मूला पढ़े थे, ये करंट डेंसिटी है, आई अपॉन ए भी होता है। तो जे को रिप्लेस करो आई अपॉन ए से। तो बताइए, ये फोर्स आ रहा है ना, तो आई अपॉन आई इंटू ए एल बी, ए से तो क्या आ गया? मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। इसको याद रखना, बी आई एल, याद रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, जिसका लेंथ कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सीधा सीधा तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। करंट कितना जा रहा है, लेंथ कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी आई। किसी भी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? बी आई। आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। कैसे आया, समझ में आया? क्या ये बहुत मुश्किल सा डेरिवेशन है? नहीं, 4 लाइन का काम है। इसमें यूज कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है? करंट का। करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो करंट का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही ना। अब 2 लाइन का डेरिवेशन है, आप इसको 1-2 बार घर पे बना लीजिएगा, कैसे कैसे क्या हो रहा है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। नीचे एक नोट लिखिएगा, इफ अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, if a straight conducting wire is placed, if a straight conducting wire is placed at an angle, is placed at an angle theta, is placed at an angle theta with magnetic field, विथ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बोर्ड पे, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, हम इसमें एक वायर को रख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये वायर परपेंडिकुलर नहीं रखा हुआ है। पिछला केस जो आपको दिख रहा है, इसमें वायर बताओ मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा हुआ है? परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर था और वायर इधर था। कितना का एंगल है? 90 डिग्री। तो आंसर कितना आया? अब हम बोल रहे कि जरूरी है कि परपेंडिकुलर हो? नहीं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से वायर को मान लो कुछ एंगल पे रख दिए, कितना पे? लेंथ अभी भी वही है, एल। अब कोई पूछे आपसे कि इस वायर पे बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितना? आई। तो सवाल तो यही वाला है कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, इसमें एक वायर है जिसका लेंथ एल है, करंट आई फ्लो हो रहा है,
तो आपसे पूछा गया कि बताइए मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो आप बोलिएगा BIL होगा, लेकिन नहीं, यहां पे BIL नहीं बोल सकते। BIL कहां पे बोलना है, जब परपेंडिकुलर रखा हो तब बोलना है। यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसका दो कंपोनेंट आपको देखना पड़ेगा। इस वायर का दो कंपोनेंट आएगा, समझ रहे हो, एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा। इस पे जो इस वायर का जो जो फोर्स लगेगा ना, ये केवल नॉर्मल कंपोनेंट पे लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे नहीं लगेगा। आपको बताए थे ना पिछला क्लास में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स लगता है क्या, नहीं लगता है ना। तो इस वायर का बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है तो इसमें चार्ज का फ्लो इधर ना हो रहा है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा, तो हम बोलेंगे कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो फोर्स इस पे लगेगा ना। अब बताओ कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, अगर ये L है तो ये कितना होगा, L cos थीटा, आई वाला कितना होगा L sin, तब फोर्स किस पे लगेगा, L cos थीटा पे कि L sin थीटा पे। तो यहां पे BIL लिखना चाहिए कि BIL sin थीटा लिखना चाहिए। क्या आपको समझ आ गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म आपको बनाना है तो इसके लिखिएगा I इंटू एल क्रॉस बी, I इंटू एल क्रॉस बी। अब ये भी फॉर्म आपको याद रखना है, ये BIL ही है, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा, उसका वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक बात है। तो इसको लिख लीजिए। लिखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका कोई डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन निकालने का एक रूल तो आपको सामने दिख रहा है कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे काम हो जाएगा, L क्रॉस बी घुमा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक बात है। अंगुली को क्या करना, L से B की तरफ घुमा देना तो अंगूठा क्या बता देगा, फोर्स बता देगा। लेकिन ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए फ्लेमिंग आया। कौन आया, याद आ रहा है 10वां क्लास, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया गया था, तो उससे भी निकाल सकते हैं। ये 12th में भी एक सवाल एक बार आ चुका है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लिखें, तब लेफ्ट हैंड का मतलब दायां हाथ निकालो, लिख दो। लेफ्ट का मतलब बायां, बायां हाथ निकालो, लिख दो कि बायां हाथ का नियम को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, ठीक है ना। अब उसमें वो लिखना यही ना पड़ेगा कि कौन सा अंगुली किसके डायरेक्शन में होता है, तो समझ लेते हैं। लिखिए नीचे, लिखिए एज वी डिस्कस्ड मैग्नेटिक फोर्स, as we discussed magnetic force on a current carrying wire, as we discussed magnetic force on a current carrying wire is given by नीचे लिखो Fm बराबर, नीचे वाला लिख लो बोला I इंटू एल क्रॉस बी, Fm बराबर I इंटू एल क्रॉस बी। अब यही ना डिस्कस किए हैं जी, करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है, I इंटू एल क्रॉस बी। अगर 90 डिग्री पे है तो कितना लगेगा, BIL, ठीक बात है। नीचे लिखो द डायरेक्शन ऑफ, हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, द डायरेक्शन ऑफ FM वेक्टर, FM वेक्टर माने मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ FM वेक्टर कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मतलब तीन तीन को नियम आ गया तुम्हारे पास, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, आप फ्लेमिंग का तीन तीन को रूल है, जो समझ में आए लगा के काम कर लो। लेकिन यही में क्या करेगा, 2 नंबर के सवाल में पूछ देगा राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या होता है, तो ये सब क्लियर रखेगा दिमाग में तो ना,
अब वहां पे राइट की जगह लेफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट की जगह राइट कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हम आपको एकदम क्लियर क्लियर बता दे रहे हैं। बताओ ये को जो बताया हुआ पहले से, उसमें कोई कंफ्यूजन है? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कब से पढ़ रहा है तुम? 11 से। जब वेक्टर पढ़ाए थे उसी में ए क्रॉस बी निकालना सिखाए थे, नहीं सिखाए थे जी? ए क्रॉस बी कहां से निकलता है? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो उसको तुम उसी से याद रखो। ए क्रॉस बी कहां से निकलता है? मैक्सवेल का राइट हैंड। और उसका जरूरत जहां पे भी क्रॉस दिख रहा है तो उसका नियम का अप्लाई हो सकता है, वो बस खत्म हो गया, वहीं पे उतने ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? राइट हैंड पाम रूल। तो भी तो आसान है ना, है अंगुली को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, अंगूठा को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो, पाम फेस फोर्स दे देगा। तो ये भी क्लियर है। अब तीसरा आएगा जिसको बोलेंगे फ्लेमिंग का। तो लिखिए आप आगे क्या लिखे थे? गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल अदर देन right hand thumb rule, other than right hand thumb rule, direction of magnetic force on a current carrying wire, other than right hand thumb rule, direction of magnetic force on a current carrying wire can be given by पहला नंबर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा राइट हैंड पाम रूल, तो दो को तो ऑलरेडी जान रहे हो, ना जी, दोनों के बारे में लिखवाए ना। तो तीसरा जो पहला नंबर का है उसको हमको लिखना पड़ेगा, हेडिंग डाल लीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कैसे फोर्स निकलता है पहले समझेगा। देखो अपने बाएं हाथ के 3 उंगली को इस तरह से खोलना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो। देखो है कि नहीं है? बोलिए, ये तीनों परपेंडिकुलर दिख रहा है? इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, जेड एक्सिस बन रहा है, यस और नो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों मिल रहा है, तीनों परपेंडिकुलर हो गया। नाम याद रखना बिल्कुल आसान है। इसका क्या नाम है? इसका जो उंगली हिला रहे हैं हम, इंडेक्स फिंगर, या इसी को बोलते हैं फोर फिंगर। क्या बोलते हैं इसको? फोर फिंगर को रख लेना फील्ड में, एफ से फोर, एफ से फील्ड, एफ से फोर्स मत कर देना, एक को याद करना है। फोर फिंगर फील्ड में रहेगा। इसको सेंट्रल फिंगर बोल सकते हैं, बड़ा वाला को सेंट्रल फिंगर, सी से सेंट्रल, सी से करंट। तब बच कौन गया? मोशन में नहीं जाना है, ये राइट हैंड रूल नहीं है। फोर फिंगर फील्ड, सेंट्रल फिंगर जो बच गया से फोर्स देगा, हो गया, खत्म हो गया। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करो कि थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फोर फिंगर को इस तरह से रखो कि ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड दिखाए, सेंट्रल फिंगर को इस तरह से रखो कि डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाए। तो थंब किसका डायरेक्शन देगा? फोर्स का देगा। खत्म। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we stretch our left hand, in such a way that four finger
कॉमा सेंट्रल फिंगर एंड थंब are mutually perpendicular, full stop. If forefinger, FORE, if forefinger indicates the direction of, magnetic field and central finger indicates the direction of current, then thumb will give the direction of magnetic force. Then thumb will give the direction of magnetic force on wire. Then thumb will give the direction of magnetic force on wire. लगा के चेक करो, ये जो फिगर बना हुआ है ना, इसमें लगा के चेक करो, आ रहा है ना? देखो लेफ्ट हैंड यही ना है, ये कने रखना है, फील्ड कने है, ये कने रखना है करंट, ये करंट इन्हें है तो इसे घुमा दो, हो गया। ये करंट में है, ये वाला फील्ड में है, अंगूठा करने जा रहा है तो फोर्स है इधर। राइट हैंड पाम रूल लगाओ तभी फोर्स इधर है, मैंने कुछ भी लगा लो डायरेक्शन बदल थोड़ी जाएगा। वो निकालने का तरीका अलग अलग है, नियम अलग अलग है, लेकिन सबका डायरेक्शन सेम है ना आएगा। आपको दिख रहा है कि हाँ आ रहा है तो क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट 2 नंबर का सवाल आ सकता है। आगे हेडिंग डालिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखो थियोरेटिकल सवाल पूछ देता है। 2 गो पैरेलल वायर है, देखो फोटो देखो, एक वायर को हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हो गया ना, और डॉट डॉट से दिख रहा है माइनस इनफाइनाइट से। इसमें करंट का फ्लो हो रहा है I1। ये जो वायर है वो इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट है। इसका लेंथ कितना है? L है। इसमें करंट का फ्लो कितना हो रहा है? I2। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R है। कोई बात नहीं है, D मानना है D मान लीजिए, R मानना है R मान लीजिए, कुछ तो दिखाएंगे ना, X मानना है X मान लीजिए, ठीक है। जनरली हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं R ही लेते हैं, है ना। तो कुछ है नहीं, आपको जो मन करता है वो ले सकते हैं। कितना डिस्टेंस पे है? अब आप सोच के बताओ कि अगर 2 वायर है और दोनों में करंट का फ्लो हो रहा है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है, क्या ये वायर इस पे फोर्स लगाएगा? लगाएगा? नहीं पता चल रहा है। 2 गो वायर है, अगल बगल है, दोनों में करंट का फ्लो हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों वायर के बीच में फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। कारण अगर इसमें करंट का फ्लो हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, यस और नो? अगर इसमें करंट का फ्लो हुआ है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। बताओ, इसके फील्ड में ई है, इसके फील्ड में ई है, तब फोर्स लगेगा ना। के गो मैग्नेटिक फील्ड है और जहां पे भी 2 गो मैग्नेटिक फील्ड आएगा फोर्स तो लगेगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि हाँ फोर्स तो लगने वाला है। आपसे सवाल पूछेगा
कि दो पैरेलल वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तब ये दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का? ठीक है। दूसरा सवाल क्या बनेगा कि दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तब फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का? तो ये दो अच्छा सवाल है ना, आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? आप करो क्या, सबसे पहले कि फोर्स निकाल के देख लो, और जब आप फोर्स निकाल लोगे तो फोर्स का डायरेक्शन निकालना भी तो आपको आता है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इनफाइनाइट पता है क्यों लिए हैं? क्योंकि इसका हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है। ठीक है, अगर इन फाइनाइट दोनों ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा निकलेगा लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वो सवाल। तो हम यहाँ पे थोड़ा पहले आसान वाला काम कर ले रहे हैं। इनफाइनाइट वायर है, आर डिस्टेंस पे बताओ, आर डिस्टेंस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यहां पे I1 करंट के कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसको हम मान लेते हैं B1। I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1 है। कोई बोले B1 का वैल्यू बताओ, बोल जल्दी। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना? ऐसा करेगा हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। डिस्टेंस आर है ना, है तो 2 पाई आर सही लिखा हुआ है। आई को क्या माने हैं, तो इसको क्या लिख दें? I1। बोलिए सही है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड में नहीं वायर है, यही मैग्नेटिक फील्ड में नहीं वायर है। डायरेक्शन अगर देखना है आपको, बताओ इस वायर के कारण इस पॉइंट के लोकेशन पे जो लिखा हुआ है, पॉइंट दिखाया गया है, इस पॉइंट पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड करने हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल, सॉरी राइट हैंड थंब रूल। करंट कैरिंग वायर है, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो अंगुली क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। बताओ इस पॉइंट के लोकेशन पे हथवा करने जा रहा है अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है? क्रॉस है। तो मैग्नेटिक फील्ड ई हो गया, करंट ई वाला हो गया। बताओ दोनों परपेंडिकुलर है, फोर्स कितना लगेगा? BIL। अभी तो पढ़ाए थे। तो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या निकाले? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट लोकेशन ऑफ I2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू निकाल किसके कारण रहे हैं? किसके लोकेशन पे? I2 के लोकेशन पे। तो इसको हम क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसको नाम दिया B1। अब B1 का वैल्यू कितना आया? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। अब बताओ कोई वायर है, अब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, आप कोई पूछ ले कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तो अभी तो पढ़े हैं, तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। कौन सा वायर? I2 वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ड्यू टू B1। किसके वजह से फोर्स लगेगा? B1 के वजह से। किस पे लगेगा? I2। खुद का फोर्स, कभी खुद पे फोर्स, ये पहले से हम सीख चुके हैं। तो बताओ इसका फील्ड वाइज इस पे फोर्स लगाएगा, इसका फील्ड वाइज इस पे फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा बात? तो यहां से हम अगर फोर्स निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन I2 वायर कितना हो जाएगा? BIL। तब B कौन सा? I कौन सा? IL तो L है लंबाई। बताओ B कितना आया है? B1। तो कितना हो गया? म्यू नॉट I1 I2 IL ना। B का वैल्यू म्यू नॉट I1, तो B की जगह म्यू नॉट I1, ऊपर में क्या है? I2L डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यही ना फोर्स लगा, बोलिए फोर्स यही ना लगा। इसका डायरेक्शन आप चेक कीजिए कि फोर्स करने लग रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है करने है अंदर, करंट करने जा रहा है तब फोर्स करने लगेगा। पाम फेस, तो इधर हो गया फोर्स, यानी कि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पे फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट के डायरेक्शन में। अब बताओ इसके वजह से फोर्स अगर लेफ्ट में है तो इसके वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन्स लॉ पे चल जाओ,
फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगता है। तो अगर ई इस वायर, पहला वायर के कारण फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा वायर के कारण फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आई फोर्स बताओ इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो अगर ई फोर्स एफ है तो ई भी फोर्स कितना होगा? मतलब एक फोर्स निकाले, निकल गया दोनों। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। देखो के लाइन का काम है, ये दो लाइन का काम है। एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, दो लाइन का है ना। लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो बनेगा जी, पता नहीं चलेगा क्या करें। तो हम आपको सिखा दिए, घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? और ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। हाँ पूछ सकता है ये सवाल, आपसे ये सवाल पूछ लिया गया है कि पैरेलल करंट, पैरेलल वायर है, करंट कैरिंग, फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसे लगेगा? तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, अपोजिट रहेगा तो रिपल्सन। अब देखिए वायर पे हम फोर्स निकालना सीख गए ना, कि वायर पे फोर्स कितना लगता है, बी आई एल, या ओरिजिनल बोले तो आई इंटू एल क्रॉस बी। और दो को वायर दे दे कि पैरेलल वायर है, फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा? सामने फॉर्मूला है म्यू नॉट आई वन आई टू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब डायरेक्शन आपको पता करना है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, तो नोट करके नीचे लिखिए, एक एरो मार लीजिए, लिखिए टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, two parallel wires carrying current, two parallel wires carrying current in same direction always attract each other, always attract each other, always attract each other। If फुल स्टॉप दे देना, if current flows in opposite direction, if current flows in opposite direction, repel each other, repel each other। ठीक बात है? तो स्ट्रेट वायर का काम हो गया। अब इसके आगे हमको क्या पढ़ना है? अभी वायर को लूप बनाएंगे, क्लोज लूप। अब क्लोज लूप पे बताना है कितना फोर्स लगेगा। अब क्लोज लूप से ही समझो कि ओरिजिनल मैग्नेटिज्म शुरू होता है। ये सब बेसिक था, ठीक है? ये मैग्नेट का जो भी हम पढ़े ना अभी तक, वो सब बेसिक फेनोमेना है जो क्लास 10th लेवल पे भी आपको पढ़ना था। भले ही ये हो सकता है कि सब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं था, केवल थ्योरेटिकल वैल्यू था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो साथ था ही ना। अब हमको पढ़ना है लूप। लूप के बारे में भी पढ़ना था क्लास 10th में भी। मोटर या जनरेटर में क्वाइल ना होता है, क्वाइल में ना घूमता है, तो क्वाइल किसको कहते हैं? क्लोज लूप को। समझ रहे हो? अब क्लोज लूप के बारे में समझो कि इस पे फोर्स कितना लगेगा और कैसे लगेगा। तो हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज लूप। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज लूप। देखिए क्या ये क्लोज लूप है? ए बी सी डी ए बंद हो गया ना, है कुछ नहीं, तारे है, ए से शुरू हुआ है, ए पे आके खत्म हो गया है।
इसमें करंट का फ्लो हम करवा रहे हैं। इसको कहाँ रखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। आप मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नाम है बी वेक्टर। ठीक है, आपको बताना है कि इस लूप पे नेट फोर्स कितना लगा। तो इसको आप कैसे निकालना? 4 सेक्शन में डिवाइड करो। एक वायर बनेगा ए बी, एक बनेगा बी सी, और एक बनेगा सी डी, और एक बनेगा ए डी। अगर हम डायरेक्ट आपसे पूछे, डायरेक्ट, कि नेट फोर्स कितना होगा, तो डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं 0। क्यों? अभी अभी आप पढ़े थे ना कि एल लंबाई का वायर है, तो इसमें फोर्स लगता है बी आई एल या आई इंटू एल क्रॉस बी। बताओ, ई वायर है जो भी लंबाई का रहा हो, इसको मोड़ के हम यहीं पे ले आए, तो जो एल लेते थे ना, एल की एल है, तो ये एल लेते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ। ठीक है, समझना बात को। ये जो एल वायर लंबाई का ले रहे हैं, एल लंबाई का वायर, तो एल क्या होता है? दोनों एंड का बीच का डिस्टेंस। यहां पे बताओ, शुरू कहां से हुआ है, खत्म भी कहां हो गया? क्या डिस्टेंस कुछ है? डिस्टेंस कितना हो गया? अगर एल का वैल्यू 0 तो फोर्स भी कितना? क्योंकि बी आई एल होता है, तो एल का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सब 0 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट दिख गया कि दोनों एंड के बीच का कोई सेपरेशन नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। हम इसको अलग अलग निकाल के देखेंगे। सबसे पहले क्या करो कि मैग्नेटिक फोर्स निकालो ऑन लेंथ ए बी। तो ए बी में वायर में करंट दिख रहा है, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर है ही। डायरेक्शन बताओ किधर होगा? पाम फेस करने जा रहा है, तो यानी कि इस वायर सेगमेंट पे फोर्स कहां लग रहा है? अंदर। कितना लगेगा? हम इसका लेंथ मान लेते हैं कि एल है, और इसको मान लेते हैं बी है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, तो लेंथ एल हो गया, तो बी आई एल लगेगा। डायरेक्शन साथ में दिखा देते हैं, करने लगा है। हम बोले बताओ फोर्स ऑन बी सी 0, क्योंकि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इसमें कोई फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन कितना लगेगा? बी आई एल, लेकिन डायरेक्शन देखो उलट गया, दिख रहा है? तो इसमें डायरेक्शन क्या दिखाएंगे? डॉट। हो गया। अगर हम बोले फोर्स ऑन डी ए, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि थीटा 0 हो चाहे 180 हो, वैल्यू तो 0 आएगा, यानी कि 2 को 0 है, 2 को पे लगा है, तो नेट फोर्स 0 कैसे हो गया? नेट फोर्स 0 कैसे हो गया? तो देखो नेट फोर्स 0 कैसे हो गया? जितना फोर्स इस पे अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो गया। लेकिन ये नेट फोर्स 0 है, लेकिन क्या लाइन ऑफ एक्शन सेम है? क्या दोनों एक पॉइंट पे लग रहा है, एक लाइन पे लग रहा है? नहीं, एक लाइन पे। एक फोर्स लग रहा है ए बी सेक्शन पे, एक फोर्स लग रहा है सी डी सेक्शन पे, एक फोर्स लग रहा है अंदर, एक फोर्स लग रहा है बाहर। बताओ, ये फोर्सवा देख का इसका नेचर देखो, ये फोर्सवा जैसे लग रहा है, ये कोयलवा को घुमा नहीं देगा। नहीं समझ आ रहा है? देखो, यही ना रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस वाला सेक्शन पे किधर फोर्स लगा, इस पे किधर लगा, तो ये ऐसे नहीं घूमेगा। ये अंदर लग जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो इसे घूमेगा है? यही कॉइल रोटेट करता है, जिसकी वजह से पंखा घूम रहा है। समझ में आ रहा है बात? जिसकी वजह से पंखा घूम रहा है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? नेट फोर्स 0 है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसलिए यहां पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क आप पढ़े ना जी? बताओ, डाइपोल याद है? ये देखो, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। कैसे? याद करो, अगर हम बोले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा फील्ड है? इसमें हम एक डाइपोल को रख दिए, माइनस क्यू प्लस क्यू। बताओ, इस पे फोर्स कितना कितना लगेगा? बोलो, इस पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। इस पे भी फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन फिर भी डाइपोल घूमता है कि नहीं घूमता है? टॉर्क निकाले थे ना, टॉर्क क्या आया था? पी क्रॉस
ई, याद आ रहा है फॉर्मूला? तब फोर्स टॉर्क क्यों लगा? क्योंकि ई वाला फोर्स इधर है, ई वाला फोर्स इधर है। क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? एक लग रहा है इस लाइन पे, एक लग रहा है इस लाइन पे, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तब टॉर्क किसको कहते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब फोर्स दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, तो टॉर्क लगेगा ना। ठीक यही काम यहां पे भी तो हो रहा है। एक फोर्स लग रहा है अंदर, एक फोर्स लग रहा है बाहर, क्या दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना? तो हम यहां पे क्या निकालेंगे? टॉर्क ऑन क्वाइल ए बी सी डी ए। टॉर्क ऑन क्वाइल ए बी सी डी ए। तो टॉर्क को क्या लिखता है तुम? टाउ। टॉर्क को क्या लिखता है? टाउ। यहां पे लिख देना बी। इससे पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक टॉर्क है। क्या पता चल जाएगा? कि मैग्नेटिक टॉर्क है। ठीक है, फार्मूला लिखना है हमको। तो फोर्स टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? यही ना है। तब फोर्स क्या लिखेगा? बी आई। आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी। सही है। ठीक, क्या बन गया? बी आई एल बी। एल इंटू बी इस कॉइल का एरिया है, तो क्या हम इसको टॉर्क बराबर लिख सकते हैं? बी आई ए। बोलिए क्या लिखेंगे? बी आई। अगर ये एक टर्न है तो बी आई ए हुआ। हम यहां पे लिख देते हैं फॉर एन टर्न। अगर ये कॉइल में एन टर्न मारा रहता तो हम टॉर्क क्या लिख देते? बी आई ए एन। क्या लिख देते? बी आई ए एन। यहां पे देखिए थोड़ा सा और, बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। आई कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। बोलिए, अगर हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। करंट, एरिया और नंबर ऑफ टर्न, ये तीनों को आपको कांस्टेंट मान के रिप्लेस करना है। ठीक है, ये तीनों के जगह पे आएगा एम। क्या आएगा? तो टॉर्क क्या बन जाएगा? एम इंटू बी। एम इंटू बी। ये कब आ रहा है फॉर्मूला? जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, एक अंदर एक। तब फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। देखो तो फील्ड कैसे है? हॉरिजॉन्टल। अब फोर्स कैसे लग रहा है? आउटवर्ड या इनवर्ड? तो परपेंडिकुलर लग रहा है ना। तो अब यहां पे टॉर्क हमारा कितना आया है? एम क्रॉस बी। अब टॉर्क आप जानते हैं, अब जरूरी है कि हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अगर हम बोले कि हमारा कॉइल ऐसे रखा हुआ है, हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो यहां पे जो ये इसका एक्सिस मान लो ये है, तो ये जो एक्सिस है ना मैग्नेटिक मोमेंट से, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से ही मान लीजिए कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे। कितना एंगल पे? ये है एरिया का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है? ये कॉइल का एरिया। करंट ऐसे जा रहा था, करंट का वैल्यू कितना था? कोई पूछे एरिया का डायरेक्शन कैसे लेना है? राइट हैंड थंब रूल को इसमें भी लगा लो। अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वही एरिया का डायरेक्शन होगा, और वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा, जो यहां पे लिखे है ना एम वेक्टर। तो कोई पूछे कि एम वेक्टर है क्या, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा बात? अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया गया है, तो यहां पे जो टॉर्क लगेगा ना, इसको लिखेंगे एम क्रॉस बी। क्या लिखेंगे? ये फार्मूला को देखो, इस फार्मूला को देखो, बताओ दोनों में कोई अंतर है क्या? इसमें क्या रहा है? पी क्रॉस। यहां पे क्या रहा है? एम क्रॉस। ई क्या है? बी क्या है? पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एम क्या है? समझ में आ रहा है? मतलब अगर ई आपको आता है तो इसको में कोई याद करने में, समझने में कोई भार आपको पड़ भी नहीं करेगा। बताओ इसमें क्या दिखाए थे अभी? फोटो इसका सामने बना हुआ है ना जी, देखो यहां पे थोड़ा सा हम फिर से एक बार दिखाते हैं फोटो, इसको समझिए, तब इस समझने में तो आपको आसानी होगा। ये जो टॉर्क आप लिखे थे कैसे लिखे थे? ये आपके पास क्या था? आइए क्या था? डाइपोल। इस पे कौन सा चार्ज? इस पे कौन सा चार्ज? क्या डाइपोल मोमेंट यही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव?
पी वेक्टर, बोलो। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है कि नहीं है? थीटा एंगल पे है ना, तब हम क्या लिखते हैं? टॉर्क पी क्रॉस, मतलब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? पी साइन थीटा। अगर हम यहां पे इसको 90 डिग्री पे प्लेस कर देते, डाइपोल ऐसे रहता माइनस क्यू प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट ही हो गया। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल पे है? 90, तो टॉर्क क्या बोलते हैं हम? पीई बोलते। क्या बोलते? यही चीज वाला यहां पे अभी तुमको समझा रहे थे। देखो तो तुम यहां पे बताओ, ये तुम्हारा जो कॉइल है इस पे जो फोर्स लग रहा है ये 90 डिग्री पे है कि नहीं है? तो 90 डिग्री पे है तो फोर्स कितना लगा, टॉर्क कितना लगा? फोर्स तो नेट जीरो है, टॉर्क कितना लगा? एमबी। बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल जब 90 डिग्री पे तो फोर्स कितना है, टॉर्क कितना लगा? बताओ दोनों में कोई फर्क है? जब 90 डिग्री पे रहेगा तो एम बी, तो यहां पे पी। यहां पे अगर हम इस डाइपोल को अगर हम थीटा डिग्री पे रखें तब कितना टॉर्क आया? पी क्रॉस ई, माने पी साइन। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल को हम थीटा एंगल पे रख दे तो यहां पे भी टॉर्क क्या लगेगा? एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा। क्या समझ में आ रहा है? जहां पे एम है क्या, जहां पे एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। इसको बोलते हैं आइए, आइए और जाइए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आई इंटू ए, आई इंटू, अगर एक टर्न है तो आई इंटू ए, अगर एन टर्न है तो गुना एन। बोलिए, अगर एक टर्न है तो आई इंटू ए, अगर एन टर्न है तो आई ए एन। यहां पे देखो डाइपोल मोमेंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम क्या पढ़ते थे? पी क्या होता था? पी क्यू इंटू डी। यहां पे एम क्या है? आई इंटू ए। क्या दोनों सिमिलर नहीं है जी? देखिए तो यहां पे करंट है, यहां पे चार्ज है, यहां पे करंट है, यहां पे डिस्टेंस है, यहां पे एरिया है। यहां पे वेक्टर डिस्टेंस को बनाते हैं, यहां पे वेक्टर एरिया को बनाते हैं। बताइए एकदम एनालॉजी चल रहा है कि कोई दिक्कत है? समझ गए पूरा अच्छे से? अब इसको छाप लीजिए आप, आज के लिए इतना काफी है आपके लिए।